हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आपको क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। और आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे, फिर हम आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं जो भी टॉपिक है। ओके, तो ये देखिए, ये चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 1 है। इसमें है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देखिएगा, होता क्या है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे, निम्न स्थितियों को हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और महसूस करते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी और इसको आप नोटिस किए होंगे अपनी लाइफ में या फिर दैनिक जीवन में आप देखते होंगे। सोचिए क्या होगा जब गर्मियों में कमरे के तापमान पर जब दूध को छोड़ दिया जाता है। तो गर्मियों में जब कमरे के तापमान पे दूध को छोड़ दिया जाएगा तो सुबह से शाम तक देखेंगे आप, अगर उसको बीच में गर्म नहीं करेंगे तो वो फट जाता है। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, जब एक तावा यानी कि जो रोटी सेकने वाला लोहा होता है या लोहे की कोई कील को नमी वाले वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि उसमें रस्ट लग जाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में जंग। ठीक है। और अगला केस क्या है, अंगूर का जब किण्वन किया जाता है, यानी कि अंगूर को जब कई दिनों के लिए रख दिया जाता है या उसको एक तरह से कह दिया जाए सड़ाया जाता है, तो उसको किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं। उसी से आगे अल्कोहल बनता है, वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है। फिर देखिए, जब खाना पकाया जाता है, तो जब खाना पकाया जाता है मतलब कि ये देखिएगा, जब आप दाल पकाते हैं या फिर घरों में जो सब्ज़ी बनती है, तो पकने से पहले उसकी क्या स्थिति रहती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं और पकने के बाद वो किस स्थिति में आ जाती है। हमारे शरीर में जब भोजन पचता है, यानी कि जो भी हम भोजन खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो स्टमक में जाके उसमें क्या क्या परिस्थितियाँ उसमें होती हैं, कैसा उसमें पाचन होता है, वो चीज़ें। और अगला केस क्या है, जब हम सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं यानी कि वायु ग्रहण करते हैं, तो फिर वो वायु हमारे शरीर में कहाँ जाता है, किस माध्यम से जाता है, कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं, ऊपर की सब स्थितियों में प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है। यानी कि पहले वायु था और वायु शरीर में प्रवेश करता है। भोजन शुरू में क्या था, बाद में क्या स्थिति रहती है। अंगूर शुरू में क्या था, बाद में क्या स्थिति रहती है। तावा रोटी पहले क्या था, तावा पहले कैसी थी, या लोहे की कील पहले कैसे थी, नमी में के बाद में कैसे हो जाती है, दूध पहले कैसे था, फटने के बाद कैसा हो जाता है, ये सारी स्थितियाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जो उनका प्रारंभिक स्थिति और उनकी प्रकृति को बदल देता है। अब आइए देखते हैं अगला केस फर्स्ट। जब हम मैग्नीशियम के फीते यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो मैग्नीशियम का फीता एक सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है और जलकर एक सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, MgO का। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित होता है, यानी जलने के बाद राख, जिसे आप समझ सकते हैं। तो किस कलर का होता है, वो सफ़ेद कलर का होता है। फिर अगला देखिएगा, वायु में उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के आपस में अभिक्रिया करने से होता है। यानी कि जलना भी, किसी चीज़ का जलना भी एक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना एक तरह से जलने की स्थिति होती है। अगला 21 सेकंड देखिएगा, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का विलयन लेते हैं और इस विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हैं। लेड नाइट्रेट को कहते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड को कहते हैं Ki। इसका फार्मूला आगे हम डिस्कस करेंगे। का विलयन मिलाते हैं, जिसकी वजह से लेड आयोडाइड का एक पीला और छिप प्राप्त होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, पहले क्या क्या चीज़ रहती है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड। और इसका कलर कैसा होता है, पीला और छिप। ठीक है, और छिप यानी कि कोई चीज़ आपस में क्रिया करने के बाद कुछ ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब में, यानी परख नली में। फिर अगला केस देखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में जिंक धातु के कुछ दाने यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेते हैं। फिर
इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। फिर हम देखते हैं कि जिंक के दाने गायब होने लगते हैं तथा बुलबुले के साथ कोई गैस निकलती है तथा टेस्ट ट्यूब हल्का सा गर्म हो जाता है। यानी कि जिंक और HCl अगर आपस में क्रिया करेंगे तो कुछ नई चीज़ें बनाएंगे और पहले वाली चीज़ें नहीं रह जाएंगी। और ध्यान देखते हैं कि जो बुलबुले निकलते हैं, कोई गैस निकलता है, वो गैस क्या होती है? तो वो गैस हाइड्रोजन की होती है। आगे अभी रिएक्शंस करके देखेंगे। आइए देखते हैं अगला केस। अगला केस, अच्छा केस तो थर्ड हो गया, 3 केस है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, यानी कि ज़रूर कोई ना कोई ऊष्मा निकलती होगी। ठीक, आइए देखते हैं आगे। उपरोक्त तीनों सक्रियता यानी केस फर्स्ट, केस सेकंड तथा केस थर्ड के आधार पर निम्न अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में सहायता प्रदान करती है कि एक रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और बन जाता है, यानी अवस्था में परिवर्तन होता है। पहले अभिक्रिया से पहले जो कुछ चीज़ें रहती है उसके रंग में कुछ और रहता है, बाद में अभिक्रिया के बाद कुछ और हो जाता है। गैस का निकलना, गैस निकल सकती है, मुक्त होता है, और टेम्परेचर में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होता है। आइए अगला केस देखते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए 1.1 यानी कि चैप्टर 1 का पहला हेडिंग है केमिकल इक्वेशंस यानी कि रासायनिक समीकरण। आइए देखते हैं। जैसे हमने बात किया था मैग्नीशियम विभन को आप जलाते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, तो जो चीज़ें आपस में मिलती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी में इसको अभिकर्मक कहते हैं। और जो चीज़ें बनती हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट, हिंदी में उत्पाद कहते हैं। तो जब इसको प्रदर्शित करते हैं तो जिन चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है उनको बाईं साइड में लिखते हैं, और 2 चीज़ें हैं तो दोनों को लिख के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इस 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन सबके बीच में प्लस प्लस लगाते जाएंगे, जोड़ेंगे। यानी कि बाईं तरफ रिएक्टेंट्स होगा जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट जो बनाएगा वो दाईं तरफ होगा, उसको राइट हैंड साइड कहते हैं। प्रोडक्ट 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं आगे 1.1.1 यानी कि चैप्टर 1 का पहला हेडिंग और उसका पहला सब हेडिंग, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। तो देखिएगा ऊपर जो बातें हो रही थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये समीकरण चैप्टर 1 का दूसरा समीकरण हुआ। तो उपरोक्त इक्वेशन एक ढांचा है, यानी कि एक स्केलेटन है, एक ढांचा है। ये क्लियर है? तो आइए देखते हैं आगे 1.1.2 यानी कि चैप्टर 1 का पहला हेडिंग और दूसरा सब हेडिंग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो देखिएगा आप क्लास 9 में पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि न कोई चीज़ नष्ट होती है न उत्पन्न होती है ना। यानी पदार्थ न तो नष्ट होते हैं न तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उनका परिवर्तन होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान मास को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण में प्रोडक्ट्स का कुल मास जो उत्पाद बनता है रिएक्टेंट के कुल मास के बराबर होगा। यानी कि अगर इसको दूसरे शब्दों में हम समझना चाहें तो दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस से पहले और केमिकल रिएक्शंस के बाद प्रत्येक तत्व यानी एलिमेंट्स के परमाणुओं एटम्स की संख्या बराबर होगी। इसलिए हमें एक संतुलित ढांचागत रासायनिक अभिक्रिया यानी कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको कॉपी में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा एक सूत्र की सहायता से। तो देखिए यहाँ देखते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में अभिक्रिया की है, क्या बनाया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उपरोक्त शाब्दिक, तो शब्दों के रूप में दिया गया है, इंग्लिश में लिखे गए हैं। उपरोक्त शाब्दिक समीकरण को रासायनिक समीकरण निम्न तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जिंक किससे अभिक्रिया का? H2SO4। तो जिंक को सिंबलाइज ऐसे किया जाता है, इस तरह से प्रतीक सिंबल दिया जाता है। H2SO4 को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और क्या बना है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है, वो ऊपर चला जाता है। तो ये हुआ समीकरण 1.3। उपरोक्त समीकरण 1.3 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि रिएक्टेंट्स यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है
तथा प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड में है, दोनों तरफ तत्वों के एटम की संख्या आपस में बराबर है। यानी देखिएगा जिंक इधर एक है तो प्रोडक्ट में भी एक जिंक है, इधर देखिएगा रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, प्रोडक्ट में भी 1 सल्फर, और 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन। इस तरह से एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आइए हम एक असंतुलित, यानी असंतुलित का मतलब जो बैलेंस नहीं है, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। जैसे देखिए आयरन वाटर के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ट्राईफेरो टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन निकलता है, ये समीकरण 1.4 हुआ। तो यानी कि ये वाला समीकरण असंतुलित है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए इधर एक आयरन है एटम है और इधर आयरन के 3 एटम है, इधर 2 हाइड्रोजन है एटम और इधर 2 है, ये तो हाइड्रोजन बराबर है, इधर 1 ऑक्सीजन एटम है और इधर 4 है। सिर्फ हाइड्रोजन बराबर है, बाकी सभी बराबर नहीं है, जैसे आयरन और ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो इसलिए एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। भाई उपरोक्त समीकरण 1.4 असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? बाएं पक्ष रिएक्टेंट्स और दाएं पक्ष प्रोडक्ट्स, दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है। ओके, आइए देखते हैं आगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, यानी कैसे संतुलित करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले प्रत्येक फार्मूला को हम एक बॉक्स में रखेंगे तथा यह ध्यान रखेंगे कि बॉक्स के अंदर किसी भी तत्व के एटम में कोई परिवर्तन हो। जैसे ये देखिए बॉक्स में रख दिए आयरन को, वाटर को, और यहाँ प्रोडक्ट में Fe3O4 को और हाइड्रोजन को रख दिए H2 को, बॉक्स में रख दिए। ठीक, ये समीकरण 1.5 बना। स्टेप 2 देखते हैं। अब सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसकी संख्या बॉक्स में ज़्यादा हो, जैसे ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ एक आयरन है, इधर 3 आयरन है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 है, 1 ऑक्सीजन, इधर 4, तो 4 ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन एटम, इसके लिए हम रिएक्टेंट यानी कि बाएं पक्ष में यहाँ पे इस बॉक्स को 4 से गुणा करेंगे, तभी तो 4 होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो बाएं पक्ष में H2 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा यानी कि करने के बाद कैसे होगा, गुणा का मतलब वो बाहर रखेंगे 4, ये 4 2 हाइड्रोजन से भी गुणा होगा तो 1 ऑक्सीजन से भी, आयरन और ये 4H2O, ये Fe3O4 और प्लस H2। तो इस तरह से ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। लेकिन अभी आयरन, अब देखिए 4 दूनी 8, इधर 8 हाइड्रोजन होगा और इधर 2 ही, तो फिर हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। स्टेप 3, अब हम समीकरण 1.6 यानी कि इस समीकरण में उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा। तो इसमें किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन है, इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और 1 आयरन, 3 आयरन, तो सबसे ज़्यादा 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट्स दाएं पक्ष में हाइड्रोजन को 4 से गुणा करेंगे, तो देखिएगा आयरन प्लस 4H2O या Fe3O प्लस 4H2, तो ये समीकरण 1.7 बना। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। अब इसमें देखेंगे कि अब ये तो देखिएगा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब इन दोनों के अलावा अब कौन सा ऐसा चीज़ है जो बैलेंस नहीं है और सबसे ज़्यादा संख्या में है, तो आयरन। स्टेप 4, अब हम समीकरण 1.7 में उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो और वो बैलेंस ना हो, जैसे आयरन एटम बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इधर 1 आयरन है, इधर 3, तो हम इस वाले बाएं पक्ष में 3 से गुणा करेंगे। इसके लिए हम रिएक्टेंट बाएं पक्ष में आयरन को 3 से गुणा करेंगे, तो देखिए कर दिया 3Fe प्लस 4H2O या Fe3O4 प्लस 4H2, 1.8 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम देखेंगे कि बाएं पक्ष में सभी एटम की संख्या बराबर है और दाएं पक्ष में आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर होंगे तभी वो संतुलित होगा। अब अंत में हम समीकरण 1.8 में यह चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, अर्थात तो दोनों पक्ष रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है या नहीं। तो हम देखते हैं कि ये तरह से बैलेंस है, 3 आयरन इधर हो गया, 3 आयरन इधर हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर 4 एक कम 4 ऑक्सीजन हो गया और इधर 4 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। 3Fe प्लस 4H2O या फिर 3O4 प्लस 4H2, 1.9 समीकरण हो गया। ठीक, उपरोक्त समीकरण 1.9 संतुलित रासायनिक समीकरण है। स्टेप 6 देखिएगा। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण 1.9 के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था को लिखेंगे। फिजिकल स्टेट्स का मतलब होता है, का तात्पर्य है कि कंपाउंड यानी कि जो यौगिक है, आयरन H2 हो गया, Fe3O4 हो गया, H2, ये कमरे के तापमान पर किस अवस्था में है। भौतिक अवस्था का तात्पर्य यह है कि यह कंपाउंड यौगिक कमरे के तापमान सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 298 केल्विन पर
किस अवस्था में है। तो कंपाउंड यौगिक की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को संक्षेप में स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, गैस को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त 3 अवस्थाओं के अलावा संतुलित रासायनिक समीकरण में एक अवस्था को और प्रदर्शित करते हैं। यह अवस्था एक्वस या जलीय कहलाती है। एक्वस का तात्पर्य यह है कि कंपाउंड वाटर में घुलकर, यानी कि जब वाटर में डिजॉल्व होकर एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन बनाया। जैसे नमक को NaCl को पानी में घोल देंगे तो वो जो विलयन होगा वो एक्वस या जलीय विलयन होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन को भी संक्षेप में हम AQ से, एक्वस का वर्ड AQ ले लिया गया, AQ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक फार्मूला के दाएं साइड नीचे की तरफ छोटे आकार में कोष्ठक के अंदर कंपाउंड की अवस्थाओं को संक्षेप में लिखते हैं। तो देखिएगा, आयरन लिखा गया और ये नीचे इसका फिजिकल स्टेट लिखा गया, सॉलिड स्टेट में है। वाटर लिखा गया गैस स्टेट में, यानी कि कमरे के तापमान पे जो होता है वाटर, वो कमरे के तापमान पे वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन अगर यहाँ जी लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि ये गैसेस स्टेट में, यानी कि स्टीम भाप की अवस्था में है। Fe3O4 सॉलिड स्टेट्स में है और हाइड्रोजन गैस स्टेट में। ये समीकरण 1.10 हुआ। आइए देखते हैं आगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस किस टेम्परेचर, प्रेशर और किस कैटलिस्ट की उपस्थिति में हो रहा है, इसे एरो तीर के ऊपर तथा नीचे लिखते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, आपस में अभिक्रिया किया और क्या बनाता है, मेथिल एल्कोहल। तो किस टेम्परेचर और किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर नहीं लिखा है तो इसका मतलब आप रूम टेम्परेचर मान सकते हैं। 1.11 1.11 ये इक्वेशन हुआ। अब आइए देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप जानते ही हैं कैसे होती है, प्रोटोसिंथेसिस। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल लेंगे जो एक्वस स्टेट में रहेगा, जलीय विलयन। 12 H2O लेंगे। अब चूँकि वाटर को वाटर में ही इसका जलीय विलयन नहीं लिखते क्योंकि इसके लिक्विड स्टेट, क्योंकि ये प्योर है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं होता, वाटर वाटर में ही है, तो ये लिक्विड स्टेट कहा जाएगा। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में होता है। तो क्या बनाया, C6H12O6 एक्वस यानी कि जलीय विलयन है। ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन एक्वस यानी कि जलीय है ये, और 6H2O ये लिक्विड स्टेट में। ये समीकरण 1.12 हुआ। अब देखिए, निम्न प्रश्नों को आप स्वयं करिए। अभी तक हम लोगों ने जो देखा, पढ़ा, समझा, उसके आधार पर देखिएगा। इस प्रश्न 3 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3। पहला प्रश्न देखिए, एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों कर लेना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न सोचिए और इसका जवाब दीजिए आप खुद स्वयं। निम्न केमिकल रिएक्शंस का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। नीचे केमिकल रिएक्शन 1 2 3 दिए गए हैं, उनको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखना है, यानी उसको फार्मूले के रूप में लिखना है और बैलेंस करके लिखना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। अगला है सोडियम प्लस वाटर रिएक्शन करता है आपस में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, फार्मूला भी लिखना है और संतुलित भी करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए केमिकल रिएक्शन का फिजिकल स्टेट दिखाते हुए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखिए। पहला, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सलूशन वाटर में रिएक्ट करके यानी कि अभिक्रिया करके इनसॉल्युबल अघुलनशील बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का सलूशन देता है। यानी आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट के साइड में बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे और सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिखेंगे। अब दोनों को अभिक्रिया करके प्रोडक्ट साइड में आप बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक, और फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे आप। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सलूशन यानी कि NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सलूशन आप रिएक्ट करके अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का सलूशन और वाटर देता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे और HCl लिखेंगे और नीचे लिखने के बाद नीचे AQ लिखेंगे क्योंकि एक्वस सलूशन है। प्रोडक्ट्स में सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है, और प्लस H2O लिखेंगे। ये सोडियम क्लोराइड एक्वस भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 2 3 आप स्वयं करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। ओके, धन्यवाद।